हेलो एवरीबॉडी। कंपनीज एक्ट शुरू करने जा रहे हैं बेटे आज। कंपनीज एक्ट 2013। और पता है आप सबको कि पहला जो एक्ट था हमारा इससे पहले वाला, मतलब दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956। और जो 2013 का लॉ है ये आज हर एग्जाम में आएगा, तो इसी के हिसाब से सारी पढ़ाई हम करेंगे। और अगर इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इसमें 29 चैप्टर्स हैं सारे के सारे। हर किसी के एग्जाम में सारे नहीं है, कुछ एक चैप्टर्स हैं। सी एंटर में अलग है, हर जगह अलग अलग है, तो वो तो बारे में बात करने का फायदा भी नहीं है। फिलहाल इतना कि टोटल लॉ की बात करें तो 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, जो काफी कम कर दिए गए हैं, पहले बहुत ज्यादा थे। और उसके बाद 7 स्केड्यूल्स है। पहले स्केड्यूल्स का नंबर भी बहुत ज्यादा था, तो 7 स्केड्यूल्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स में इसको बनाया गया है, राइट। और 30 अगस्त 2013 ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी कि जी एक्ट लागू हो रहा है। पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा सा। खास बात यह है कि सारे के सारे सेक्शंस 30 अगस्त से नहीं लागू होते हैं। 12 सितंबर 2013 पे 98 सेक्शन नोटिफाई किए गए कि जी ये 98 सेक्शन जो है ये अब इफेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ और नोटिफिकेशंस आते रहे जो हमारे काम के नहीं है। उसके बाद जो असली बात आपको जाननी है वो ये कि फिर 183 सेक्शंस आए 26 मार्च को। दैट वाज 26 मार्च 2014। इस पे 183 सेक्शंस का नोटिफिकेशन और जारी हो गया और बोला गया कि ये सेक्शन जो है वो 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हो जाएंगे। और फिर ये कहा गया कि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती जाएगी वैसे वैसे सेक्शंस इफेक्टिव होते जाएंगे। इसका मतलब है ये ऐसा लॉ है जो एक बार में सारा लागू नहीं किया गया, धीरे धीरे लागू किया जा रहा है स्टेजेस में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सिस्टम सारा पुराने लॉ के मुताबिक चल रहा था, तो एकदम उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया धीरे धीरे करेंगे। तो धीरे धीरे सेक्शंस आते जाएंगे। काफी तो आ ही चुके हैं, देख रहे हैं आप। मेन सेक्शंस 12 सितंबर 98 सेक्शंस आए, फिर 26 मार्च 1 अप्रैल से 183 सेक्शंस और आ गए। तो इस तरीके से आज की डेट पे आपको बिल्कुल अपडेटेड कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। कहीं रेयर दिखेंगे आपकी पढ़ाई के दौरान मैं बोलूंगी भाई ये सेक्शन जो है अभी नोटिफाइड नहीं है, तो इसलिए अभी वो वाला सेक्शन ना चल के, नए लॉ का सेक्शन ना चल के कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन चलेगा। आई रिपीट माई सेल्फ कि कहीं कहीं आज भी आपके कोर्स में भी ऐसा होगा कि जहाँ पे कुछ सेक्शंस अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 के चलेंगे, बहुत कम रह गए हैं वो, वैसे गिनती के हैं। और बाकी सारा कंपनीज एक्ट 2013 चलेगा, जहां तक प्रोफेशनल एग्जाम्स, बीकॉम, एवरीवेयर यू नो एवरीथिंग सेम। सबकी बिल्कुल सेम लेवल की पढ़ाई है, चाहे वो सीए है, सीएस है, सीएमए है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, कोई भी एग्जाम है तो सबका लेवल सेम है, नॉलेज सेम है, इसी को पढ़ना है अपडेटेड को। तो जहां मैं बोलूँ कि भैया ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो उसमें फिर आपने 1956 एग्जाम में लिख देना है कि दिस इज सेक्शन 106 कंपनीज एक्ट 1956। क्योंकि अगर आप सेक्शन का नंबर लिख दोगे और साथ में ईयर नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक रास्ता ये है कि आप ईयर लिखें, दोनों का 13 है कि 56 है। दूसरा तरीका ये है कि आप सेक्शंस ना करें, अगर आपको स्ट्रेस होता है कि मुझे भूल जाएगा, तो फिर लिखने से अच्छा आप ना लिखें उस एरिया में सेक्शन जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। मतलब सेक्शन का इस्तेमाल तभी करें जब आपको लगता हो कि मैं लर्न कर सकता हूँ और मुझे लर्न हो गया है। तो उसका एक तरीका होता है, अपने आप को चेक करते रहिएगा कि मुझे सेक्शन लर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हर थोड़े टाइम बाद चेक करिए। और अगर आपको लगे कि हाँ आपको बिल्कुल ठीक याद है, तभी एग्जाम में आप बिल्कुल लिखिएगा प्लीज, अदरवाइज आप बिना सेक्शन के लिख दीजिएगा। उससे मार्क्स पे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। मेरी बेसिक आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं ये कहूंगी सेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है मार्क्स। मतलब मैं दोनों बातें कहना चाहूंगी, सेक्शन लिख देते हैं तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस डेफिनेटली माना जाएगा।
लेकिन जिससे सेक्शन लर्न नहीं होते वो फिर इतना घबराए नहीं कि हाँ मेरे से तो सेक्शन नहीं हो रहे हैं, मैम तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है ना। तो आप अपनी नॉलेज बेटर करके, प्रेजेंटेशन बेटर करके, कंटेंट बेटर करके, लैंग्वेज बेटर करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो और बिल्कुल बराबर पे पहुंच सकते हो उस बच्चे के जिसका थोड़ी सी कोई कमी रह जाती है लेकिन सेक्शन लर्न है। देखो जो सेक्शन भी लर्न कर लेते हैं सभी एरियाज में परफेक्ट हो जाते हैं, उसकी तो हम बात ही क्या करें, वो तो कमाल बच्चा है। वो तो फिर डेफिनेटली कंपनी लॉ का जो पेपर होगा जितने भी मार्क्स का है उसमें से 95% 90% की भी कोशिश कर सकता है दैट वे। जैसे सीए में आपका जो कंपनीज एक्ट है वो 30 मार्क्स का है, तो आप 25 भी लाने की सोच सकते हैं। ऐसे तो आप 25 के आगे आप 26 27 इतने मार्क्स लाने की भी सोच सकते हैं। 30 में से 30 तो मैं नहीं क्लेम करूंगी, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की जा सकती है बहुत अच्छे मार्क्स लाने की, राइट। लेकिन हाँ उसके लिए देखिए कंपनीज एक्ट में कुछ लॉजिक्स भी हैं और कहीं कहीं पे पेनल्टीज हैं, तो वो थोड़ा लर्न करनी पड़ती है। तो उसका एक तरीका होता है, टेबल बन जाती है जिससे कि हम सारे के सारे जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो एक साथ लिख देते हैं, फिर उस टेबल को हम बार बार देखेंगे तो हमारी मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन बार बार देखनी पड़ेगी, इसका कोई दो राय नहीं है। तो वो तो करना पड़ेगा आपको, राइट। तो अब हम इसका शुभारंभ करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट 2013, राइट। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है बेटे वो यही है, द कंपनी। मेरे बुक के हिसाब से चलेंगे सारा, और मेरी बुक में मेरी लैंग्वेज नहीं है, सारी लीगल लैंग्वेज है जो मैं सिखाती जाऊंगी। बहुत सारे केसेस हैं, समझाती जाऊंगी। केसेस को लर्न भी करना है, उनके नाम भी लर्न करना है और उनकी स्टोरी याद होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि लाइनें याद करनी है, मैंने बोला केस का नाम याद करना है और उनकी स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम जो है वो केस बेस्ड हो जाता है। जब केसेस आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाती है, तो हमारे को उस स्टोरी को देखते ही एकदम पता चल जाना चाहिए कि अरे ऐसी ही स्टोरी हमने बुक में पढ़ी है। और उस स्टोरी में किसका नाम है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन पार्टीज हैं, उनका नाम भी हमें याद रहना चाहिए कि किस किस के बीच में वो केस हुआ था, ताकि हम उसका अपने आंसर में रेफरेंस दे सके कि सर ऐसी ही जो आप स्टोरी बता रहे हैं ऐसा ही सब कुछ इस केस में भी हुआ था और जज साहब ने इस तरीके से अपना डिसीजन सुनाया था। तो उसके बेसिस पे मेरा ओपिनियन है कि इस स्टोरी में जो केस आपने मुझे दिया है इसको ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो वो तभी दे पाओगे जब आपको केस का नाम याद होगा। तो इसलिए जैसे मुझे सारे केसेस याद हैं, मुझे सारे सेक्शंस याद हैं, इवन 2013 आया वो भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शौक है। आई लव टू रिमेम्बर, आई लव टू मेमोराइज फिगर्स। तो उससे क्या है, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका इस तरफ रुख होगा, आपका अगर इंटेंशन होगा, तो आपको भी लर्न हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होता है, ये बात समझे आप। ओके, तो अब जरा देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें आता है हमारा सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 20। जो भी हमारे सेक्शंस डेफिनेशन के होते हैं ना, वो सब क्लॉजेज होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 2 नॉर्मली आप देखेंगे डेफिनेशंस का होता है। तो जो उसमें जैसे 20 लिखा है, कोई भी फिगर बीच में लिखा है, दैट इज नॉट सबसेक्शन, दैट इज अ क्लॉज, राइट। तो दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 20, राइट, जिसने कंपनी को डिफाइन किया और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी। बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड under this act, that is section Companies Act 2013, or under any previous company law, under any previous company law, कि जो इस एक्ट में बनाई गई है या किसी भी और पुराने कंपनीज एक्ट में बनाई गई है उसी को कंपनी कहते हैं। इसका मतलब कोई आपसे पूछी थी कंपनी क्या होता है, तो आप अगर बोलेंगे कंपनी कंपनी होता है, तो ये ठीक आंसर नहीं है। कोई आपसे पूछे जी बताओ जी कंपनी क्या होता है, तो आपने फिर एक लाइन का आंसर देना है कि भैया जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, या अगर उससे पहले का कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी है, या फिर उसके किसी पुराने और लॉ में 1956 से पहले का कोई कंपनी लॉ है उसमें रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है किसी भी कंपनीज एक्ट में जो हमारे देश में रहा या जो आज चल रहा है उसके अंडर अगर हमने उसको रजिस्टर कराया है, उसके अंतर्गत उसको फॉर्म करवाया, उसकी फॉर्मेशन उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हुई है, उसके मुताबिक हुई है, तो फिर वो कंपनी है, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं। वो आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में, फीचर्स, कंपनी की कुछ खास बातें। बुक साथ में लेके बैठिएगा और पढ़िएगा नहीं जब मैं बोल रही होंगी, बस बुक को रखिए ताकि आप मैच करते रहे कि हाँ ये पॉइंट चल रहा है, तो इस बारे में बातचीत हो रही है, तो पता चल जाएगा बुक में कौन से पेजेस हम कवर करते जा रहे हैं। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें जो पहला पॉइंट हमने बनाया दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बहुत आसान है। एसोसिएशन हो गया ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, कुछ लोग मिलके एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं कि चलो भैया हम ये काम करते हैं, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं या कोई सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, कोई भी काम करने का सोच सकते हैं आप। तो बोले चलो कंपनी फॉर्म में करते हैं। तो कंपनी फॉर्म में करने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब है उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसका इनकॉर्पोरेशन मीन्स उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बिकॉज इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन, राइट, तो इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो यही इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब है कि ये आपकी हम की तरह नेचुरल पर्सन नहीं है ना। कंपनी इज नॉट हैविंग नेचुरल बर्थ, इसका लीगल बर्थ है, जो हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक होता है। रजिस्ट्रार पोस्ट है, ये अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो दो रजिस्ट्रार है, ऐसा भी है, ठीक है। तो हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी के पास जाके हमें अपनी कंपनी का फॉर्मेशन करवाना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, राइट। तो वही उसने लिखा है। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपको ध्यान दिलाऊं, जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है, इसका जिक्र यहाँ पे किया रखा है इसलिए बता रही हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो 100 है आज की डेट में। 2013 एक्ट की वजह से ये चेंज आया कि आज की डेट पे कोई पार्टनरशिप फर्म अगर बनाता है, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सबका रूल सेम है, आप ज्यादा से ज्यादा 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए आप मोर देन 100 होना चाह रहे हैं, और ये खास बात कि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स 100 है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो किसी चैप्टर में अलग से आएंगी, ठीक है। इलीगल एसोसिएशन का टॉपिक है, तो फिलहाल जितना यहाँ लिखा है उतना ही बता रही हूँ कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स है और अगर आप 100 से ज्यादा होना चाहते हैं, मोर देन 100, तो आप फिर पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से तो काम नहीं कर सकते ना। तो फिर आपको कोई ना कोई आर्टिफिशियल बॉडी बनानी पड़ेगी, लीगल बॉडी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है आप एक काम करें, कंपनी बना लें। कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएं, एक कंपनी बनाएं, उसको इनकॉर्पोरेट कराएं, उसका लीगल बर्थ दे, और फिर वो एसोसिएशन आगे काम कर सकती है दैट वे, राइट। तो वही उसने लिखा, कहता है रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी एक पॉइंट बताना है कि अगर आपको मैं बोलूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी और अगर मैं बोलूँ कंपनी, तो एक ही मतलब है। आप इसको कंपनी बोलो या आप इसको जॉइंट स्टॉक बोलो, एक ही बात है। जॉइंट स्टॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ लोग मिलकर जो है कंपनी बना रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो स्टॉक है, स्टॉक मीन्स जो उन्होंने पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया है, वो ज्वाइंट करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए उन सबका पैसा मिला के हम आगे काम कर रहे हैं, कंपनी जो है वो उसको यूज कर रही है पैसे को। देयरफॉर इट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी, कोई फर्क नहीं है, ओके। He says registration creates a joint stock company and it is compulsory for all the association or partnerships having membership of more than 100 formed for carrying on a business with an object of earning profits। कि अगर आप प्रॉफिट मेकिंग काम कर रहे हैं और 100 से ज्यादा होना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको एक आर्टिफिशियल लीगल बॉडी चाहिए, जैसे कि कंपनी बना सकते हैं आप, राइट। 100 से कम है तो आप कंपनी बना सकते हैं, आप दो बंदे हैं तो भी कंपनी बना सकते हैं, आप एक हैं अकेले काम करना चाहते हैं तो भी कंपनी बना सकते हैं।
मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें एक पर्सन भी, अकेला भी, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, राइट। उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट। देखिए पूरा लॉ बहुत सिंपल है, ये मैं आपको पहले दिन पे बता दूं। आप सुनते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा, बस आपने कंसंट्रेशन रखना है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अभी अभी मैं बोल ही रही थी ये वर्ड कि आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि इसको दिस क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहा गया और लीगल कहा गया। आर्टिफिशियल लीगल, इसका मतलब इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, और इसको लीगल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका लीगल बर्थ है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसका लीगल बर्थ है ना। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका यही मतलब है कि हम इसका एक लीगल बर्थ देते हैं, इसका हमारे आपकी तरह नेचुरल बर्थ नहीं है, राइट। यही उसने बोला है। और फिर एक इसमें पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि कंपनी आर्टिफिशियल है ना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ट्रू करेक्ट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट में, कि क्या कंपनी फिक्टिशियस है। तो फिक्टिशियस, फिक्टिशियस ऐसे, फिक्टिशियस का मतलब पता अगर होगा तो आप बता पाएंगे। फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो फिक्टिशियस है। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप भी कह देंगे नो, कंपनी इज नॉट फिक्टिशियस। क्यों? बिकॉज इट एग्जिस्ट, कंपनी एग्जिस्ट। फिक्टिशियस तो वो होता है जो नॉट एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, झूठा है सब कुछ। जैसे किसी ने बोला जी मेरा नाम जॉन गंभीर है, ढूंढने निकले तो जॉन गंभीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो वो फिक्टिशियस नेम था, क्योंकि वो नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज व्हाट इज फिक्टिशियस। कंपनी इज नॉट फिक्टिशियस बिकॉज कंपनी एग्जिस्ट, बट इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। कानून उसको एक पर्सन मानता है, वो कानून की नजर में एग्जिस्ट करती है, बस वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, दिखती नहीं है। दैट इज व्हाट ही सेज। वो बोलता है इट इज फिक्टिशियस, सॉरी, इट इज नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट, राइट। फिर बस इतना है कि वो नेचुरल पर्सन आपकी तरह मेरी तरह नहीं है, राइट। और फिर उसने क्या बोला, कहता है ये इनविजिबल है। कंपनी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको दिखा दूं, तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे हम फील कर सकते हैं, इंटैंजिबल है, सबका एक ही मतलब है, आप ध्यान दें। ये लास्ट में लिखा है उस पॉइंट के, बोलता है इट इज इनविजिबल, इंटैंजिबल, इमॉर्टल एंड एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तो इस पॉइंट में उसने छोटी सी बात की कि कंपनी है लेकिन नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और फिर थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। इसमें केसेस भी आ जाते हैं 2-3, तो प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज योर प्रोफेशनल एग्जाम्स आर कंसर्न। किसी का भी प्रोफेशनल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वो क्या कहता है, कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने अभी भी बताया कि अगर कंपनी, देखिए कंपनी जब हम बनाते हैं तो जिन्होंने कंपनी बनाई है उनको बोलते हैं मेंबर्स। मेंबर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, तो मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। इसका मतलब है दे आर सेपरेट एंड कंपनी इज सेपरेट। क्यों? क्योंकि इसको हमने लीगल एंटिटी माना कि ये लीगली एक पर्सन है। इसका मतलब है कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कंपनी की हैं। अगर मेंबर्स ने पैसा लगाया, कैपिटल मेंबर्स ने लगाया, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है जो एक दिन वो मेंबर्स को वापस कर देगी जब कंपनी बंद होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है, जब कंपनी बंद हो जाती है तब वापस की जाती है ना। तो ये मेंबर्स है जिन्होंने पैसा लगाया, और ये जो कंपनी है उसने ये मेंबर से पैसा लिया, और इस पैसे के सबूत के बदले में कंपनी ने उनको शेयर सर्टिफिकेट दिए। इसका मतलब है अगर आप और मैं मिलकर कंपनी बनाते तो हम पैसा लगाते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं उसे ही कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल में एक हिस्सा आपने लिया, एक हिस्सा मैंने लिया, तो उसको इसलिए उस कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से बना दिए और हर हिस्से को बोला गया शेयर। तो कुछ शेयर्स मैंने लिए, कुछ शेयर्स आपने लिए, तो हमने शेयर खरीदे कंपनी से, इसका मतलब हमने कंपनी को पैसा दिया, उसके सबूत के तौर पे कंपनी ने हमको शेयर सर्टिफिकेट दिया, जिसमें कंपनी ने सर्टिफाई किया कि जी हाँ जी, इस बंदे ने हमारी कंपनी में एक हिस्सा
कैपिटल में लगाया है। दैट इज व्हाट इज शेयर कैपिटल, अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और वो जो पैसा हमने लगाया है, हम तो हम है, अलग है, कंपनी ने हमसे पैसा लिया है, इसलिए वो कंपनी की एक लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए उस पैसे से कंपनी जो भी ले रही है वो कंपनी की है। उस कंपनी ने उस पैसे से जितनी भी एसेट्स बनाई उस पे हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि हम अलग है, कंपनी अलग है। आई होप यू आर गेटिंग कि जिन्होंने कंपनी बनाई है उनको हम बोलते हैं मेंबर्स, वो अलग है, कंपनी अलग है। उन मेंबर्स ने ही कंपनी को पैसा दिया है, उस पैसे को बोला जाता है शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल से कंपनी काम कर रही है, उससे उसने एसेट्स खरीदी है, बिजनेस कर रही है, और उससे जो भी हो रहा है उससे सिर्फ कंपनी को एसेट्स और लायबिलिटीज बनती हैं। उस एसेट और लायबिलिटी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम भी कंपनी से अपना अंत में पैसा लेना, हमारा कंपनी से एंड में पैसा लेना बनता है, वो पैसा जो हमने कंपनी को कैपिटल के नाम पे दिया था, राइट। तो ये है, तो यही उसने बोला है कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। और यहाँ पे उसने एक पॉइंट बताया है, एक बोलता है n+1th कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे भी पूछ सकता है, राइट अ नोट ऑन n+1th कॉन्सेप्ट। तो n+1th कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कहता है अगर n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सपोज करते हैं n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है, उसको रजिस्टर कराया है, सपोज दे आर n, देन द लास्ट टर्म दैट इज द n+1th टर्म दैट स्टैंड्स फॉर कंपनी। कि जो n+1th टर्म है, दिस इज फॉर कंपनी। इसका मतलब है कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, यही उसने लिखा। कहता है मैथमेटिकल लैंग्वेज इट मे बी डिफाइंड एज n+1th person where n stands for total number of members and the 1th person for the company itself, right? फिर यहाँ पे केसेस आते हैं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। केस का नाम सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। अब जैसे ये केस का नाम है, ये आपको नाम भी याद करना है, स्टोरी भी दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। अब जरा सुनिएगा इस केस से कैसे प्रूव हुआ कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, राइट। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। अब एक मिस्टर सोलोमन है, यही इनका नाम था, उसी के नाम से ही केस बना है। तो सोलोमन एक सोल प्रोप्राइटर था, ठीक है। ध्यान से सुनना है आपने, सारा समझ आ जाएगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं बुक को नहीं देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा एक एक वर्ड। कोई वर्ड नहीं है जिसका मैंने कोई दिक्कत क्रिएट किया। आई एम टेलिंग यू मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, राइट। अब सोलोमन जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर है, राइट। अब सोलोमन का जो बिजनेस है वो बहुत फ्लरिशिंग है, वेरी गुड बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये पहली बात कि वो सोल प्रोप्राइटर थे। दूसरी बात, सोलोमन ने क्या किया, ही फॉर्म्ड अ कंपनी, सोलोमन कंपनी लिमिटेड उसका नाम रखा। अगर लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। आगे भी सीखेंगे आप कि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड आता है। और ये कंपनी, उन्होंने 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, मिनिमम पब्लिक के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। तो वो 7 मेंबर्स कौन कौन थे? एक तो सोलोमन हो गए, एक उनके स्पाउस हो गए, वाइफ उनके, एक उनकी डॉटर हो गई। अब 3 हो गए, बाकी कितने चाहिए? 4। तो 4 बेटे थे ना, ऐसे सोचेंगे तो याद भी हो जाती है स्टोरी। तो फैमिली के लोगों की हेल्प से ही सोलोमन ने कंपनी बना ली और कंपनी का नाम रख दिया सोलोमन कंपनी लिमिटेड। अब इन सबको नाम के लिए एक एक शेयर दे दिया, 1 शेयर एट द रेट ऑफ 1 पाउंड ईच। एक एक पाउंड का एक एक शेयर इन्होंने अपनी फैमिली के हर बंदे को दे दिया। इसका मतलब है ये सिर्फ नाम के मेंबर्स हैं, ये सब डमी मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि खुद को सोलोमन ने एमडी बनाया, मैनेजिंग डायरेक्टर। खुद के पास मैक्सिमम शेयर है। इसका मतलब बाकी सिर्फ डमी मेंबर्स हैं, नाम के लिए है। अब आप पूछेंगे ऐसे हो सकता है? हाँ हो रहा है, आप भी करेंगे कल को, ऐसा कंपनी बनाएंगे तो। सोलोमन नहीं कर रहे, तो इट इज पॉसिबल। आज की डेट में तो डमी की भी जरूरत नहीं है,
1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ये तो बहुत पुराना केस है ना, तब नहीं था कॉन्सेप्ट 1% का। तब पब्लिक और प्राइवेट दो चाहिए थे, प्राइवेट के लिए 7 चाहिए थे पब्लिक के लिए, तो इन्होंने पब्लिक की सोची, फैमिली को अपना साथ लिया, सबको एक एक शेयर दिया और सब कुछ अपने हाथ में रखा, पूरा कंट्रोल कंपनी का अपने हाथ में रखा, खुद को एमडी बनाया। अब जब इन्होंने कंपनी बनाई, असली बात ये है कि इन्होंने जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बिजनेस इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। बिजनेस वाज ट्रांसफर्ड टू कंपनी सोलोमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब जो ट्रांसफर किया तो वो कितने अमाउंट के लिए किया? आप किसी को कोई चीज बेचोगे तो कंसिडरेशन तो लोगे ना। दैट वाज द कंसिडरेशन वाज 38782 पाउंड्स। ठीक है, तो इतने पाउंड्स का इन्होंने ये बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी को जब बिजनेस बेच दिया तो परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्मेट में मिला इनको? जो पैसा इन्होंने लेना था वो किस फॉर्मेट में लिया, किस तरीके से लिया? तो इन्होंने 20,000 के तो शेयर्स ले लिए, 20,000 पाउंड्स के शेयर्स ले लिए फुली पेड अप, और 10,000 पाउंड्स के इन्होंने डिबेंचर्स ले लिए फुली पेड। और असली बात ये करी कि ये फुली सिक्योर्ड करे इन्होंने, और सारी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्होंने जब डिबेंचर कंपनी ने इनको इश्यू किए तो ये एग्रीमेंट बना कि कल को अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा रिडीम नहीं कर पाएगी तो कंपनी अपनी सारी एसेट्स को बेचकर पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा निकालेगी, जिससे कि वो फुली सिक्योर्ड रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, आई रिपीट कि फुली सिक्योर्ड का मतलब है कि कल को अगर डिबेंचर रिडेम्पशन में प्रॉब्लम आई तो कंपनी अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके उनको बेच के पैसा निकाल के डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिडीम कर देगी, ऐसा तय हो गया। तो इसलिए डिबेंचर्स को फुली सिक्योर किया गया। राइट, और जो रिमेनिंग अमाउंट था वो इन्होंने कैश में ले लिया। इस तरीके से 3872782 की जो कंसिडरेशन है उसकी पेमेंट हुई। यही मैंने आपसे कहा कि सोलोमन ने खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। अब 20,000 शेयर सोलोमन के पास है, 10,000 उनके पास डिबेंचर्स हैं, बाकी सब फैमिली मेंबर्स डमी हैं, नाम के मेंबर्स हैं, क्योंकि 7 की जरूरत थी बस इसलिए, तो उनके नाम लिए, एक एक शेयर उनके नाम पे कर दिया और बस हो गया। अब 1 साल गुजरा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सम टाइम, कुछ भी ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 साल याद रहे, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब कंपनी के हालात काफी खराब हो गए, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा चल रहा था, वेरी प्रॉस्पेरस बिजनेस वाज देयर, लेकिन अब कंपनी के हालात खराब हो गए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। और आज ये हालात हैं कि जो एसेट्स हैं दे आर लेस देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ज्यादा है और 11,000 पाउंड्स की कमी पड़ रही है, 11,000 पाउंड्स की कमी पड़ रही है। अब यहाँ पे पॉइंट आया कि जो आउटसाइड क्रेडिटर्स थे, एक तरफ वो है और एक तरफ सोलोमन है, इनके बीच में हो गया झगड़ा। क्रेडिटर्स बोले कि जी आप हमारा पैसा दो, सोलोमन बोले जी आप अनसिक्योर्ड हो, पहले आपका पैसा नहीं दिया जाएगा, मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर हूं और वो भी सिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनकी बारी पहले आती है, पहले उनको मिलेगी, फिर कुछ बचेगा तो फिर आपको मिलेगा, नहीं बचेगा तो वी आर सॉरी। क्यों? क्योंकि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करे, उसके बाद अनसिक्योर्ड की, कल को अगर प्रॉब्लम्स आती है। आउटसाइडर्स बोले सोलोमन किसी और को बेवकूफ बनाना, हमें नहीं पता क्या, तुमने ही कंपनी बनाई है, तुम ही एमडी हो, तुम्हारे पास ये सारे शेयर्स हैं, तुम और कंपनी तो एक ही हो। तो इस झगड़े की वजह से कोर्ट में केस हो गया। आउटसाइडर्स ने फिर से वही बातें बोली, सर ये बेवकूफ बना रहा है आपको,
ये और कंपनी एक ही है सर। आउटसाइडर्स का क्या कहना था कि सर कंपनी एंड सोलोमन दे आर वन। हाँ सर, आपको सारे सबूत दिखाते हैं हम। ये सोलोमन ही है जिसके लिए कंपनी बनाई है। और देखो सर, खुद के पास सारे शेयर्स हैं, एमडी बनाया हुआ है, पूरा कंट्रोल कंपनी का अपने कब्जे में कर रखा है। सब कुछ इसके मुताबिक होता है, सब कुछ इसके लिए होता है। अरे सर, बेवकूफ बना रहा है सर कंपनी, इट्स अ mere शैम। ये तो सर एक दिखावा है, दिखावा। दुनिया को दिखाने के लिए कंपनी बना दी है। बेवकूफ बना रहा है। कंपनी की आड़ में छुप के सारे काम तो यही कर रहा है, असली बंदा तो यही है। तो कंपनी तो इट्स अ mere शैम सर, इट्स अ दिखावा। तो फिर जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जो आप भी गेस कर गए होंगे? बोले ना भाई ना, कंपनी एंड सोलोमन दे आर सेपरेट। कंपनी कंपनी है और सोलोमन सोलोमन है, आप दोनों को एक ना समझें। और ये बिल्कुल सही बात है कि पहले जो बारी आएगी वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की आएगी। इसलिए पहले डिवेंचर होल्डर्स का पैसा पे होगा, फिर आउटसाइड क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है उनकी बारी आएगी। सोलोमन भी एज अ डिवेंचर होल्डर आउटसाइडर है, लेकिन क्योंकि वो सिक्योर्ड है इसलिए पहले उसका पे होगा, फिर आपको मिलेगा। तो इस केस से यही प्रूव हुआ कि आउटसाइडर्स हार गए, सोलोमन वॉन द केस। और यही प्रूव हुआ कि कंपनी कंपनी है और सोलोमन सोलोमन है, राइट? तो इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल केस। पढ़ोगे तो समझ आएगा। और मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ ब्रैकेट भी दे रखी है जिससे कि मीनिंग भी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने श्याम का मीनिंग लिखा हुआ है प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब वही होता है जो मैंने लिखा है हिंदी में, दैट इज दिखावा। कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कंपनी को बना दिए हैं, वास्तविकता में आप और कंपनी एक ही है। तो जज साहब ने कहा ऐसा नहीं है भैया, कंपनी अलग होती है और जिसको बनाने वाले हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, जो वेंचर होल्डर्स हैं, वो सब अलग होते हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। तो इस केस से इस तरीके से प्रूव हुआ कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी